आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स इनटेक 01 2025 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, आप सभी ने देख लिया होगा। जिसके लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 17 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक, यानी 17 जनवरी जो आगे आने वाली है, 17 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा वो होगा 17 मार्च 2024 को। ठीक है, यानी लगभग 2 महीने बाद, आज से कंप्लीटली 2 महीने बाद आपका क्या रहने वाला है, एयरफोर्स इनटेक 01 2025 के लिए एग्जाम रहने वाला है। अब सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या हम इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आप सबसे पहले इसकी एज देखेंगे, तो एज क्या है, 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 तक। ठीक है, यदि आपकी एज 2 जनवरी है तो आप फॉर्म भर सकते हो, 1 जनवरी है तो आप नहीं भर सकते भाई। ठीक है, 2 जनवरी है तो आप भर सकते हो, 2 जनवरी 2004 से लेकर के 2 जुलाई 2007 तक तो आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हो। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि कई बच्चे हैं वो 12th के अंदर हैं तो उनको डाउट रहता है कि क्या हम ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो उनका एग्जाम भी नहीं हुआ है, फरवरी मार्च में तो उनके एग्जाम होंगे 12th के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार भर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि आपने 12th पास की हुई है, यानी 12th की आपके पास मार्कशीट है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब 12th आपने 2 तरीके से पास की होगी, एक तो सब्जेक्ट रहा होगा आपके पास साइंस सब्जेक्ट जैसे पीसीएम, तो पीसीएम जो वाले बच्चे हैं ना वो एक्स ग्रुप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपके पास अन्य कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपके पास चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट हो, चाहे बायोलॉजी हो साथ में, यानी फिजिक्स और मैथ की जगह क्या हो, बायोलॉजी यानी पीसीबी, तो वो किसके लिए एलिजिबल होंगे, वाई ग्रुप के लिए। अब ये क्या लफड़ा है भी, तो देखो एक्स ग्रुप एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है और ये नॉर्मल डिपार्टमेंट की तरह कार्य करता है। तो अब किसी के पास देखो क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लेकिन एडिशनल में क्या है, मैथ है। ठीक है, तो वो एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि उसके पास फिजिक्स भी है और मैथ भी है। आपके पास फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए, चाहे वो एडिशनल में हो चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो। ठीक है, और जो एक्स ग्रुप के लिए क्वालिफाई है वो वाई ग्रुप के लिए भी क्वालिफाई है। ठीक है, यानी जिसने एक्स ग्रुप का फॉर्म भरा है वो वाई ग्रुप का भी फॉर्म भर सकता है, बोथ का भी भर सकता है। ठीक है, अब दूसरा डाउट आता है कि किसी के परसेंटेज कम ज्यादा हो, तो देखो आपके पास ओवरऑल परसेंटेज है ना, ओवरऑल परसेंटेज वो कितने परसेंट होनी चाहिए, 50%। ठीक है, अब क्या होता है कि किसी बच्चे के नंबर है 49.99 परसेंटेज, तो कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यदि हम इसको राउंड ऑफ करके और फॉर्म भरेंगे तब हम इसको क्या कर देंगे, 50% कर देंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए एयरफोर्स का जो क्राइटेरिया है वो ऐसे नहीं मानता है कि आप 49.99 को कितना मान लो, 50%, वो 49.99% को कितना मानेगा, 49 ही मानेगा। तो यदि आपके पास 49.99 नंबर भी है तो भी आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपके नंबर कितने होने चाहिए, पूरे 50% होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये, और एक आपके पास अलग से इंग्लिश के, जैसे इंग्लिश का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान के अंदर, तो उसका जो पेपर होता है वो 100 नंबरों का होता है। ठीक है, इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का, तो आपके 100 में से कितने होने चाहिए, 50 नंबर कम से कम होने चाहिए। ठीक है, यदि आपके ओवरऑल साढ़े 60% है और इंग्लिश में आपके नंबर 45 है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, यानी आपके पास टोटल इंग्लिश में भी 50 नंबर होने चाहिए और ओवरऑल है वो भी 50% होने चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये डाउट दूर हो गया होगा कि किसी के नंबर 49.99% है या कम ज़्यादा है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा कई स्टूडेंट कर रहे हैं 12th के पास, तो देखो 12th के साथ यदि कोई कर रहा है तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल तो नहीं है, लेकिन आप फेक फॉर्म भर के पेपर दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको फेक फॉर्म लगाना होगा तो फेक फॉर्म के द्वारा आप पेपर दे सकते हो, बाकी ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपका 12th का ओरिजिनल जो मार्कशीट है वो मांगते हैं, तो वो आपके पास होगा नहीं, तो आप ओनली एक डुप्लीकेट फॉर्म भर सकते हो जिससे आप पेपर दे सकते हो। ठीक है, फिर आता है एग्जाम।
अब जो 17 मार्च को जो एग्जाम होगा, ठीक है, उस 17 मार्च के एग्जाम में आप 3 सेक्शन में बैठ रहे होंगे, या तो आपने एक्स ग्रुप में बैठ रहे होंगे या वाई ग्रुप में, या फिर आपने दोनों का फॉर्म एक साथ भरा होगा। तो इसका क्या होता है अभी, एक्स ग्रुप का पेपर आपको 60 मिनट में करना होता है, 70 क्वेश्चन आते हैं। 70 क्वेश्चन किसके आएंगे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। तो ये हो गया 70 क्वेश्चन 60 मिनट। वाई ग्रुप में 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लगभग 25 क्वेश्चन रागा के होते हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। बोथ में सेम वही पैटर्न रहता है, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन रागा के और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन मैथ के। तो ये आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम 17 मार्च को होगा, कई शिफ्टों में एग्जाम होता है। अब देखो एग्जाम कई शिफ्टों में होता है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है अभी देखो, जिस प्रकार मान लो इस एग्जाम की 3 शिफ्टें हुई, ठीक है, इस एग्जाम की कितनी शिफ्ट हुई, 3 शिफ्ट हुई। तो क्या हुआ, पहले शिफ्ट में पेपर आसान आ गया, दूसरे में पेपर थोड़ा कठिन आ गया, तीसरे में थोड़ा मॉडरेट साइज का पेपर आ गया, ठीक है। यानी इसमें एक बच्चा है वो आसान आ रहा है तो मान लो इसके 50 नंबर आ रहे हों, ये कठिन है तो इसमें 30 ही नंबर प्राप्त कर रहा हो, और इसमें मान लो पेपर आसान है तो 40 नंबर प्राप्त कर रहा हो, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे, यानी इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का अपना अपना तरीका होता है, वो किस प्रकार करते हैं, लेकिन किसी के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, किसी के नंबर कम कर दिए जाते हैं। यानी जो ज्यादा हार्ड शिफ्ट आती है उसके नंबर है वो बढ़ा दिए जाते हैं, और जो इजी शिफ्ट आती है उसके नंबर है वो कम कर दिए जाते हैं। तभी आपने नेट के ऊपर सर्च करके देखना कि एयरफोर्स का जो रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड जारी होता है तो उसमें परसेंटेज जो नंबर आते हैं वो अलग अलग आते हैं। जैसे जो ओरिजिनल नंबर है वो 7 नंबर आए हों किसी के एक सब्जेक्ट में, मान लो इंग्लिश में 20 में से 7 आए हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लग करके वो 9 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन इस प्रकार होता है। अब नॉर्मलाइजेशन हो गया, अब पेपर होने के बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, कट ऑफ भी जाएगी। अब कट ऑफ किस प्रकार जाती है, अब कट ऑफ जाने के 2 तरीके हैं और कट ऑफ दोनों तरीकों से जाती है। जैसे मान लो कोई बंदा एक्स ग्रुप में है, उसने पेपर दिया फिजिक्स का, मैथ का और इंग्लिश का, ठीक है। फिजिक्स आई 25 नंबर की, मैथ आई 25 नंबर की, इंग्लिश आई 20 नंबर की, ठीक है। तो पहले जो कट ऑफ जाएगी ना वो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज जाएगी। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए, 5। यदि आपके ओवरऑल चाहे कितने ही हो, लेकिन यदि फिजिक्स के अंदर 5 नंबर में से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। यानी आप सॉर्ट आउट नहीं किए जाओगे। जैसे मैथ है, मैथ की कट ऑफ गई 7 नंबर, तो यदि आपके मैथ के अंदर 7 नंबर से कम है तो भी आप मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। इंग्लिश में 20 में से जैसे मान लो 5 नंबर गई, तो इंग्लिश में यदि आपके 20 में से 5 नंबर भी नहीं आए ना, यानी 5 से कम रह गई, तो आप शॉर्ट लिस्ट के लिए आउट नहीं हो। ये तो हो गया मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए इतने इतने नंबर तो चाहिए, तभी पास है, वरना आप फेल हो। फिर जो ओवरऑल कट ऑफ जाती है ना वो अलग जाती है। जैसे लड़कों की तो लगभग जाती है 30 से 35 के आसपास, 30 से 35 के आसपास, और लड़कियों की जो गर्ल्स की जो कट ऑफ जाती है ना वो लगभग जाती है 21 से लेकर के 25 नंबर तक, ठीक है। ये 70 में से कट ऑफ है, ठीक है ना, रियल में इतनी जाती है। आप पिछला जो स्कोर कार्ड है ना वो उठा के देखना, जिसके लगभग 22 से 23 नंबर थे लड़कियों में, वो सॉर्ट आउट हो गई थी, ठीक है। तो आपको ज्यादा नंबर आनी चाहिए भी, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है। तो आप लगातार तैयारी कीजिएगा इनकी, और इसी प्रकार आपका पेपर है वो कंप्लीट होगा। यदि आप इसके लिए पेपर में क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। ये फेज फर्स्ट होता है पेपर का, फेज 2 होता है वो होता है फिजिकल का। यानी सबसे पहले आपकी फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, तो रनिंग होती है, रनिंग के बाद पुशअप सिटअप वो होती हैं, आपका हाइट वेट चेस्ट लिया जाता है। और उसके बाद एक पेपर होता है साइकोलॉजी का, तो उसके अंदर आपको कोई भी पर्सन है वो खाली नहीं छोड़ना होता है, ठीक है। और दूसरा फिर एक और पेपर होता है, वो भी वही फोर्स के वोग्यू में होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपको घर पर भेज दिया जाता है। फेज 2 आपका कंप्लीट होता है। फेज 2 के अंदर जो फेल हो जाते हैं वो फेल माने जाते हैं, और फेज 2 में जो क्वालिफाई होते हैं उनके लिए फेज 3 होता है। फेज 3 क्या होता है, फेज 3 के आपको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल चेकअप क्या होता है अभी,
जैसे आपका हाइट लेंगे, वेट लेंगे, चेस्ट वगैरह सब कुछ, ठीक है, बॉयज दोनों के लिए, ठीक है। तो यदि आप फेज 3 क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका क्या होता है, तो फिर आपको 11 नवंबर को एक पीएसएल जारी की जाती है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। 11 नवंबर को जारी की जाएगी। इसमें जो सारे बच्चों का नाम आएगा, चाहे वो क्वालिफाई किए हों, क्वालिफाई नहीं किए हों, फेज सेकंड के अंदर रह गए हों, फेज 3 के अंदर रह गए हों, सभी का नाम आएगा। इसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट आती है 24 नवंबर को। ये आपकी रियल में ज्वाइनिंग लिस्ट होती है। 24 नवंबर को जो कट ऑफ आती है वो रियल में आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट होगी, ठीक है। यदि आपका इसमें नाम आ जाता है तो आप श्योरली सिलेक्टेड हो, ठीक है। तो आप अभी से लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। आपको इसी चैनल के ऊपर लगभग 20 से 25 टेस्ट है वो आपको आपके एग्ज़ाम तक करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए। यदि किसी बच्चा, कोई भी बच्चा 12th के अंदर है, ठीक है, तो वो अपनी आईडी से फॉर्म लगा सकता है, मार्कशीट किसी दूसरे की या फिर डुप्लीकेट है वो रॉन्ग नंबर भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप बेखौफ होकर के पेपर दे सकते हैं, देख सकते हैं पेपर दे करके कि एग्जाम का लेवल कैसा आता है या फिर हमने जो तैयारी की है वो कितनी की है, ठीक है। तो बाकी आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी क्लासेस हैं वो इस पर देखने को मिलेगी। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया होगी और आप जरूर हैं वाईएफ के अंदर सेलेक्ट होकर के दिखाएंगे, ठीक है। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।